हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी फर्स्ट के यूनिट 1 को हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी फर्स्ट। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 को पूरी तरह आपके सिलेबस के अनुसार सारी बातें यहाँ पर हम समझेंगे। सारी बातें आपके नए सिलेबस के अनुसार की जाएंगी, सारी बातें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी टॉपिक्स आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक दर्शन का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो इस टॉपिक की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम टेरेंस बॉल के जो टॉपिक है, टेरेंस बॉल का जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, उसको भी कवर करेंगे। तो यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है क्यों, क्या, कैसे, इससे संबंधित है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या होता है, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं और इसका अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, ठीक है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये बहुत सामान्य टॉपिक है, इसे बस आपको समझना है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन हम इसलिए करते हैं, पहला कारण है राजनीति को गहराई से समझने के लिए। देखिए, राजनीति को गहराई से समझने के लिए हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दर्शन हमें बताता है स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी चीज़ों का असली मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब है कि राजनीतिक दर्शन का अर्थ यही है दोस्तों कि राजनीतिक दर्शन में हम राजनीति और जो सरकार है, जो समाज है, इसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। राजनीतिक दर्शन में हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे जो विचार हैं, इसका काफ़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन क्यों करते हैं, तो पहला कारण है राजनीति को गहराई से समझने के लिए इसका अध्ययन हम करते हैं। इसका एक दूसरा कारण है सोच साफ करने के लिए। अब देखिए, प्लेटो, लॉक, मिल जैसे दार्शनिकों ने उन सवालों पर बहुत गहराई से सोचा है जिन पर हम सामान्य लोग बस ऊपर ऊपर बात करते हैं। उनकी सोच हमारे दिमाग को साफ करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दर्शन की, ठीक है, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी गहराई से जो पॉलिटिकल से संबंधित, जो राजनीति से संबंधित विषय हैं, उनका काफ़ी गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम कई सारे दार्शनिकों को पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी सोच साफ होती है, ठीक है। इससे हमें स्वतंत्रता के बारे में काफ़ी डीपली नॉलेज मिलती है, काफ़ी डीपली हम समानता को समझ पाते हैं, ठीक है। काफ़ी गहराई से कई सारे तथ्यों को हम जान पाते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है कि हम इसका अध्ययन करते क्यों हैं भाई, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो एक कारण है कि गहराई से समझने के लिए राजनीति को, और एक कारण है सोच को साफ करने के लिए, और एक कारण है संविधान और नीतियों को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जो संविधान होता है, किसी भी देश का जो संविधान होता है, वो राजनीति से जुड़ा होता है, वो समाज से, राजनीति से जुड़ा होता है। तो जब हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें संविधान को समझने में भी मदद मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अपने समाज के बारे में सही निर्णय लेने के लिए, समाज के बारे में समझने के लिए भी हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत सामान्य रूप से ही आपको समझना है। अब मैंने यहाँ पर एक टॉपिक शामिल कर लिया है कि राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या होता है। अलग से कोई आपसे पूछेगा नहीं कि राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे ये सारी बातें रखी हैं। देखिए, राजनीतिक दर्शन वह विषय है जिसमें हम समझते हैं कि समाज कैसे चलना चाहिए और अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, शॉर्ट में कहा जाए तो राजनीतिक दर्शन में हम राजनीति से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनका काफ़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। आप यूँ कह सकते हो कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और शासन पर सोच समझकर बात करना ही राजनीतिक दर्शन है। मतलब राजनीतिक दर्शन में हम न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, ये जो राजनीति से जुड़े हुए ये जो मुद्दे हैं, इनकी बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ तक आपने जितनी भी बातें समझी दोस्तों, और आगे यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी आप जो यहाँ पर ये जो टॉपिक है कि हमें राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये टॉपिक बस आपको एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग के रूप में समझना है, बस एक समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कैसे करना चाहिए। देखिए, देखिए, पहला पॉइंट है कि विद्वानों को समाधान देने वाले गुरु की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब यह है कि अभी ये सारी बातें और ज़्यादा डीपली आपको आगे समझाई जाएंगी, आगे और भी टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जब हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, हॉब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो बड़े दार्शनिक रहे हैं, ठीक है, ये जो बहुत बड़े जो विद्वान रहे हैं राजनीतिक दर्शन के, ठीक है, ये जो दार्शनिक रहे हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके विचारों को पढ़ते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें बस इनके विचारों को समझना चाहिए, ना कि हम ये देखें कि इन्होंने क्या समाधान दिया है।
मतलब मान लीजिए कि प्लेटो ने कोई विचार रखा, कोई सिद्धांत दिया, ठीक है, तो हमें पहले उनके विचारों को समझना चाहिए, बल्कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने क्या समाधान दिया, ठीक है। जैसे कि प्लेटो ने अपने समय के कुछ जो उस समय की जो समस्याएं थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिद्धांत दिए, ठीक है, तो हमें उनके सिद्धांतों को पहले समझना चाहिए, ठीक है। तो बात ये है। इसके साथ ही पहले समझें कि वे किन परिस्थितियों में लिख रहे थे, मतलब जो लेखक थे वो किन परिस्थितियों में लिख रहे थे, ठीक है। जैसे कि प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो प्राचीन ग्रीस की राजनीति से जुड़े हुए थे, तो उस समय प्राचीन ग्रीस की राजनीति थी, वहाँ उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी, तो वो अलग थी, ठीक है। तो प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो किस समय के व्यक्ति हैं, किस समय के दार्शनिक हैं, वो प्राचीन ग्रीस के समय के दार्शनिक हैं, ठीक है। जब ग्रीस में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। तो मतलब यह है कि अगर हम किसी दार्शनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी दार्शनिक के विचार को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस समय परिस्थितियां क्या थी जब वो दार्शनिक लेख लिख रहा था, ठीक है। हॉब्स, मार्क्स, ठीक है, जैसे कि हॉब्स की बात करें तो इंग्लैंड का गृहयुद्ध, उस समय की परिस्थितियों से वो जुड़े थे। कार्ल मार्क्स की बात करें तो उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। पूंजीवाद बढ़ रहा था, पूंजीवाद की ताकत बढ़ रही थी उस समय विश्व में, ठीक है। यदि हम उनके समय संदर्भ मतलब एक कॉन्टेक्स्ट समझ लें, ठीक है, तभी उनके विचार हम ठीक से समझ पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा उनकी सोच को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई व्यक्ति कई दार्शनिकों को पढ़ते हैं, कई टीचर्स भी कई दार्शनिकों के बारे में पढ़ाते हैं, तो वो अपने आप ही कुछ नया अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो दार्शनिक है, जिसके जो विचार हैं, ठीक है, उसको ध्यान से थोड़ा सतर्कता के साथ समझना चाहिए, अपने विचारों को उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। ये बात क्लियरली आपको समझ में आ गई। इसके अलावा राजनीतिक दर्शन को जवाब ढूंढने के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए पढ़ें, ठीक है। मतलब हमें जब राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं तो समझ बढ़ाने के लिए कि हाँ, उस समय प्लेटो के समय ऐसी परिस्थितियां थी, प्लेटो ने ये विचार रखा, ठीक है, अरस्तु ने ऐसे कहा, ठीक है। तो हमें उस समय के विचारों को समझना चाहिए, दार्शनिकों के विचारों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अपनी समझ को बढ़ा सकें, ठीक है, जो समझ है उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, ऐतिहासिक विसंगतियाँ, ठीक है। स्किनर का एक शब्द है यहाँ पर, उन्होंने बात की है, एक विद्वान है स्किनर, उन्होंने ऐतिहासिक विसंगति की बात की है। अब इसका क्या अर्थ है, तो बस सिंपल सा अर्थ समझ लो बस। देखिए, स्किनर का कहना है कि कई लोग पुराने दार्शनिकों को गलत तरीके से पढ़ते हैं और उनकी बातों का मतलब बदल देते हैं। इससे दार्शनिकों के असली विचार बिगड़ जाते हैं। यही ऐतिहासिक विसंगति है। ऐतिहासिक विसंगति क्या है, तो जो स्किनर जिस ऐतिहासिक विसंगति की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जब लोग पुराने दार्शनिकों के विचारों को पढ़ते हैं तो वो गलत तरीके से पढ़ते हैं, उनका सही अर्थ नहीं निकाल पाते, ठीक है। यही होती है ऐतिहासिक विसंगति। स्किनर का जो विचार है यही, उसका अर्थ यही है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए उनके अनुसार अगर हम बात करें, स्किनर के अनुसार अगर हम बात करें, तो पुराने दार्शनिकों में आधुनिक विचार मत ढूंढो। जब हम पुराने दार्शनिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेटो अरस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, मैकियावेली के बारे में पढ़ रहे हैं, हॉब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जॉन लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने आधुनिक बारे मतलब उनके आधुनिक विचार क्या हैं, आज के टाइम के उनके विचार क्या हैं, ठीक है। हमें बस उनके विचारों को पहले समझना चाहिए। उन्हें उनके समय की समस्याओं के हिसाब से समझो। जैसे कि प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में क्या बात की, अरस्तु ने लोकतंत्र के बारे में क्या बात की, तो उस समय की परिस्थितियां भी समझो कि उस समय परिस्थिति कैसी थी, ठीक है। इसके अलावा उनके हर विचार को परफेक्ट और पूरा मत मानो। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके विचार को आप पूरा मान लो, या फिर आप ये देखो कि उन्होंने पूरी तरह कोई विचार नहीं बताया है, कहीं पे कोई कमी है। मतलब कमी या परफेक्ट का जो एक दृष्टिकोण होता है वो मत ढूंढो, बस आप समझो। इन गलत धारणाओं को स्किनर ऐतिहासिक विसंगतियां कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। इसका अर्थ क्या है कि जब व्यक्ति दार्शनिकों के, जो पुराने दार्शनिक हैं स्पेशली, कि जब उनके विचारों को सही से नहीं समझते हैं, ठीक है, तो उसे ही स्किनर ने ऐतिहासिक विसंगति कहा है। अब देखिए, यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स को अभी आपने कवर किया, बस वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझने थे। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कुछ टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। हालांकि पहले जो मैंने आपको बातें बताई वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन वो आएगा क्वेश्चन तो आप कर पाओगे, क्योंकि एक समझ आपको आ गया, मतलब टॉपिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इससे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था और पहले भी कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। टेरेंस बॉल के अनुसार पाठ क्या है, ठीक है, टेक्स्ट क्या है, पहले तो आप इसको समझ लो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जल्द ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे, साथ में आंसर्स भी लाए जाएंगे। तो उसको भी आप देख लेना वीडियो, ठीक है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल दी जाएगी। और जो पुरानी वीडियो है जिसमें नॉर्मली मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, तो वो भी मैं अभी डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख कर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं।
अब देखिए टेरेंस बॉल के अनुसार पाठ क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है पाठ क्या है। एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है कि टेरेंस बॉल के अनुसार गौरव ग्रंथ क्या है, टेक्स्ट क्या है। समझ जाना, दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखिए टेरेंस बॉल के अनुसार पाठ सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं होते, बल्कि वह एक ऐसी अर्थ संरचना है जिसे पाठक को समझना पड़ता है। पाठ अपने आप अर्थ नहीं बताता, हमारे प्रयास से उसका अर्थ प्रकट होता है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, अगर हम अरस्तु के विचारों को समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब अरस्तु के पाठ को अगर हम समझ रहे हैं, तो वो पाठ हमें अपने आप कुछ नहीं बताएगा, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। ऐसा टेरेंस बॉल का कहना है, ठीक है। इनके अनुसार इनका कहना यह है कि जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मतलब जो पुराने ग्रंथ हैं, जो बहुत ही उपयोगी ग्रंथ हैं, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, इनके जो ग्रंथ हैं, मैकियावेली के जो विचार हैं, ठीक है, रूसो का जो विचार है, हॉब्स के जो विचार हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे टेक्स्ट कहा गया है, ठीक है। जॉन लॉक ने जो विचार रखे हैं, उनकी जो किताबें हैं, ठीक है, उसको ही यहाँ पे टेक्स्ट कहा गया है। आपको समझ में आ गया? तो ये जो विचार हैं, ये जो टेक्स्ट हैं, लिखी हुई ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं होते, मतलब ये सिर्फ लिखा नहीं गया है, बस शब्दों के रूप में सिर्फ लिखा नहीं गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो इसे समझना पड़ता है। तो अगर हम दार्शनिकों के द्वारा लिखे गए जो लेख हैं, अगर हम उसे सिर्फ एक टेक्स्ट के रूप में, एक शब्दों के रूप में अगर हम समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी गहराई से व्याख्या करके हम समझ सकते हैं आगे, और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए ये टॉपिक भी टेरेंस बॉल से जुड़ा हुआ है कि क्यों कठिन है पाठ को समझना, पाठ की व्याख्या करना क्यों कठिन है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में लास्ट ईयर कि देखिए टेरेंस बॉल के अनुसार पाठ क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन था, और लिखा था कि टेरेंस बॉल के अनुसार ही पाठ की व्याख्या करना कठिन क्यों है। पाठ की व्याख्या करना यानी कि टेक्स्ट की व्याख्या करना कठिन क्यों है। तो मतलब आपको समझ में आएगा, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हम आपको बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम समझ रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है। ऐसा कि कौन कह रहा है? टेरेंस बॉल कह रहे हैं, और सामान्य रूप से भी ये बात है, ठीक है, कि जो टेक्स्ट होता है इसकी व्याख्या करना, इसको समझना इतना आसान नहीं होता। अब हम यहाँ पर इसी पॉइंट को समझ रहे हैं कि आखिर क्यों गौरव ग्रंथ या जो पाठ है उसकी व्याख्या करना कठिन है। तो पहला पॉइंट है समय बदलता है, व्याख्या बदलती है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे शब्दों का अर्थ बदलता है, इसलिए व्याख्या भी बदलती है। पुराने राजनीतिक विचार अलग समय में लिखे गए थे, आज का समय अलग है, इसलिए एक ही ग्रंथ की कई तरीकों से व्याख्या हो सकती है, ठीक है। समय बदलने के साथ व्याख्या बदल जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए कोई एक पक्का तरीका नहीं है और कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। अभी हम आगे बात करेंगे, कई सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक फिक्स तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम जो ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या कर पाएँ, जो टेक्स्ट हैं उसकी व्याख्या कर पाएँ, ठीक है। इसके साथ ही पुराने शब्द प्लस आधुनिक अर्थ भ्रम। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है इसका? देखिए जो पुराने शब्द होते हैं तो उनका आधुनिक अर्थ अलग हो जाता है। आधुनिक समय में जो शब्द का प्रयोग हो रहा है और पुराने समय में उसी शब्द का प्रयोग हो सकता है, अलग अर्थ के लिए हो, अर्थ बदल जाता है। कम शब्दों में कहा जाए तो कई बार जो पुराने शब्द हैं जिनका मतलब पहले की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया गया है ग्रंथों में, ठीक है, तो वो जो शब्द हैं उसका आधुनिक समय में अर्थ बदल गया है। तो ऐसे समय में आधुनिक समय में अर्थ, कई बार क्या होता है कि पुराने जो शब्द हैं उनका आधुनिक अर्थ बदल जाता है, तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि अब ग्रंथ की व्याख्या कैसे की जाए। तो देखिए कई बार हम पुराने दार्शनिकों के शब्दों को आज के अर्थों में समझ लेते हैं, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है उस दार्शनिक ने शब्द के संदर्भ में इस्तेमाल किया, उस समय की भाषा, संस्कृति और इतिहास क्या था। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उस समय की परिस्थितियों को हम समझें कि XYZ जो भी दार्शनिक है वो उस XYZ किसी भी जो शब्द है उसका प्रयोग किस संदर्भ में कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा इतिहास और समाज का ज्ञान जरूरी। देखिए किसी भी ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए उस समय का इतिहास, समाज और संस्कृति पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लेटो और अरस्तु ने राज्य का प्रयोग किया, मतलब राज्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उस समय उनका मतलब था छोटा नगर राज्य, ठीक है, स्पेशली जो यूनान में नगर राज्य थे वो, ठीक है। लेकिन आज हम राज्य शब्द का अर्थ राष्ट्र राज्य से लेते हैं। उनकी लोकतंत्र की कल्पना, अब उन्होंने लोकतंत्र की जो कल्पना की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्लेटो और अरस्तु के टाइम पर जो लोकतंत्र था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, ठीक है, जिसमें सभी नागरिक शामिल नहीं थे। सीमित नागरिकता का सिद्धांत था, महिलाओं को नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी, दासों को नागरिकता से दूर रखा गया था। तो उस समय लोकतंत्र का मतलब वहाँ पर उनके लिए अलग था, और आज के समय में हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब काफ़ी अलग है।
तो मतलब यहाँ पर कहने का यह है कि इतिहास और समाज का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अगर हमें जो पुराने जो गौरव ग्रंथ हैं, जो पाठ है, ठीक है, जो टेक्स्ट हैं, उनका अगर हमें व्याख्या करनी है, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है, तो हमें इतिहास और समाज का ज्ञान भी होना चाहिए उस दार्शनिक के टाइम का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, समान शब्द मतलब शब्द समान अर्थ अलग। कई बार अलग अलग लेखक एक ही शब्द का अलग अर्थ में उपयोग करते हैं और आधुनिक समय में वही शब्द एक बिल्कुल नए अर्थ में इस्तेमाल होता है। इससे असली अभिप्राय समझना कठिन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, कई दार्शनिक हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुराना दार्शनिक था, उसने किसी शब्द का प्रयोग किया। हो सकता है कोई आधुनिक टाइम का कोई दार्शनिक है, उसने भी उसी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन हो सकता है संदर्भ अलग था दोनों का, मतलब दोनों ने अलग अलग संदर्भों को बताने के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया। मतलब शब्द एक जैसे लेकिन अर्थ अलग हो सकता है। तो ये भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से टेक्स्ट की जो व्याख्या है वो करना कठिन है। इसके साथ ही समय के साथ इतिहास की समझ बढ़ती है, व्याख्या बदल जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे जैसे हमें इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी व्याख्या भी बदल जाती है, या आप यूँ भी कह सकते हो कि और अच्छी हो जाती है हमारी व्याख्या। जैसे जैसे हमें इतिहास के बारे में नई जानकारी मिलती है वैसे वैसे उस समय के ग्रंथों को हम नए तरीके से समझ पाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ हैं टेक्स्ट की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, पाठ लिखा है, गौरव ग्रंथ लिखा है या कालजयी ग्रंथ लिखा है, तीनों का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पर एक और प्रमुख टॉपिक है, यहाँ पर विभिन्न चिंतन धाराएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखिए, दार्शनिकों के विचारों को समझने के कई तरीके हैं। हर तरीका दार्शनिक की रचना को एक अलग नज़र से पढ़ता और समझता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया कि देखिए एक समस्या है गौरव ग्रंथों की व्याख्या में कि कोई एक पक्का तरीका नहीं है, ठीक है, मतलब कई सारे तरीके हैं। मतलब दोस्तों कहने का यही है कि जो कालजयी ग्रंथ हैं, जो गौरव ग्रंथ है, जो पाठ है, ठीक है, जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, इसे समझने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके इसे समझने के लिए है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो टेक्स्ट है, जो गौरव ग्रंथ हैं, उसे समझने के लिए जो अलग अलग उपागम हैं, जो अलग अलग तरीके हैं, उनको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला एक तरीका है मार्क्सवादी व्याख्या। मतलब मार्क्सवादी एक तरीका है ग्रंथों की व्याख्या से संबंधित। दोस्तों इसे थोड़ा और इजी करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है, ठीक है, इसे ही हम गौरव ग्रंथ कह रहे हैं, इसे ही हम टेक्स्ट कह रहे हैं, ठीक है, ये एक किताब है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 5 बात करेंगे, यहाँ पे 5 टॉपिक मतलब 5 पॉइंट की बात करेंगे। आप इन 5 तरीकों को 5 चश्मे के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, 5 चश्मे के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि मतलब हम 5 चश्मों से इस किताब की व्याख्या के तरीकों को समझेंगे। तो पहला एक चश्मा है मार्क्सवादी, ठीक है। मार्क्सवादी, पहले आपको विचारधारा समझ में आनी चाहिए कि मार्क्सवादी जो है वो कैसा सोचते हैं। तो देखिए मार्क्सवादियों का मानना है कि हर समाज में एक मुख्य वर्ग होता है जो संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा रखता है। यह वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए विचारधारा का उपयोग करता है। मतलब सिंपल सा है कि मार्क्सवादी पूंजीवादियों की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत एक मुख्य वर्ग होता है जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, पूंजीपति वर्ग होता है, इसकी बात मार्क्सवादी करते हैं। और मार्क्सवादी पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, ठीक है, और समाजवाद का समर्थन करते हैं। तो मतलब आपको इनका विचार समझ में आ गया। अब ये लोग जो मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्सवादी लेखक हैं, विचारक हैं, वो किसी भी ग्रंथ को, किसी भी टेक्स्ट को इसी नज़रिए से देखते हैं, मार्क्सवाद के नज़रिए से ही देखते हैं और इसी विचार से वो व्याख्या करते हैं। इसी को हम कहेंगे मार्क्सवादी व्याख्या, ठीक है। मुख्य बात, इस दृष्टिकोण में दार्शनिकों के विचारों को यह देखकर समझा जाता है कि वे किस वर्ग के हितों की रक्षा कर रहे थे। उदाहरण के लिए सी बी मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक हॉब्स के सिद्धांत असल में पूंजीवादी समाज के हितों को बचाते हैं, यानी उनकी सोच निजी संपत्ति और मालिक वर्ग के समर्थन में है। मतलब यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो मार्क्सवादी विचार व्याख्या है वो मार्क्सवादी विचार से ही जुड़ी हुई है। मार्क्सवादी व्याख्या का मतलब यह है कि जब कोई दार्शनिक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किसी टेक्स्ट की व्याख्या कर रहा है तो उसे हम कहते हैं मार्क्सवादी व्याख्या। मार्क्सवादी जो हैं लेखक हैं वो मार्क्सवादी व्याख्या के अंतर्गत वो किसी टेक्स्ट को, किसी लिखी हुई सिद्धांत को इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो किस तरह, जो गरीब वर्ग है, ठीक है, जो कामगार वर्ग है, उसकी बात कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किस तरह पूंजीपति वर्ग की बात कर रहा है, और फिर अपनी व्याख्या देते हैं। तो अभी हमने मार्क्सवादी चश्मा पहना था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अधिनायकवादी की। तो अब आप देखिए अधिनायकवाद है तो इसको समझिए, ये कैसी विचारधारा है। तो ये तानाशाही शासन की बात करती है ये विचारधारा। तो ये व्याख्या भी कुछ इसी तरह है। यह व्याख्या देखती है कि 20वीं सदी के तानाशाही शासन के बाद, मतलब देखिए ये जो विचारधारा है
ये जो विचारधारा है अधिनायकवादी, ये जो व्याख्या करती है किसी टेक्स्ट की, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें विद्वान यह खोजते हैं कि क्या पुराने दार्शनिकों के विचारों ने आधुनिक तानाशाही की जड़ों को मजबूत किया है। मतलब आधुनिक समय में जो तानाशाही सरकारें हमें देखने को मिली, तो क्या पुराने दार्शनिकों के सिद्धांतों में आधुनिक मतलब जो तानाशाही सरकारें हैं उनके लिए समर्थन की बात की गई, या तानाशाही सरकारों को मजबूत करने की बात की गई। तो वो ऐसी चीज़ खोजते हैं, इस नज़रिए से वो व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कार्ल पॉपर ने कहा कि प्लेटो, रूसो, हेगल जैसे विचारक अधिनायकवादी शासन के बौद्धिक स्तंभ बन सकते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा को, मतलब रूसो ने एक सिद्धांत दिया था सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इसको हमेशा सही मानना खतरे का कारण बताया गया। मतलब जो अधिनायकवादी जो हैं, जो लेखक हैं, जो अधिनायकवादी दार्शनिक हैं, वो इस तरह से अपना विचार रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या। अब देखिए जो व्यक्ति मनोविश्लेषणात्मक चीज़ों को ध्यान में रखकर, मतलब इस वाले तरीके को ध्यान में रखकर किसी ग्रंथ, किसी सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो वो कैसे करेगा। तो देखिए यह दृष्टिकोण कहता है कि दार्शनिकों के विचार उनके अंदर छिपे हुए डर, इच्छाओं और मनोवैज्ञानिक संघर्षों से बनते हैं। मुख्य बात यह है कि दार्शनिक के विचारों को उसके निजी जीवन और अवचेतन मन के आधार पर समझने की कोशिश इसमें की जाती है। देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या में ये होता है कि ये देखा जाता है कि जो भी दार्शनिक है, जैसे कि मान लीजिए प्लेटो ने कोई विचार दिया, प्लेटो ने मान लीजिए दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बात की, ठीक है, तो यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि प्लेटो ने जो विचार दिया, ठीक है, वो क्या उनके निजी जीवन से प्रभावित था, क्या उनके निजी जीवन में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे वो प्रभावित थे और फिर उन्होंने अपना विचार दिया। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि किसी दार्शनिक ने कोई सिद्धांत दिया है, कोई विचार रखा है, तो किस तरह से वो विचार उसके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, किस तरह से वो विचार उसके निजी जीवन से, उसके निजी विचारों से प्रभावित हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और तरीका है नारीवादी व्याख्या, नारीवादी दृष्टिकोण। अब देखिए यह दृष्टिकोण स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर जो पुराने दार्शनिकों के विचार हैं उसको पढ़ता है। मतलब नारीवादी दृष्टिकोण इसमें शामिल है, नारीवादी व्याख्या में नारीवादी दृष्टिकोण शामिल है। नारीवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है दोस्तों, तो देखिए जो नारीवादी विचारधारा है इसको समझिए। नारीवादी विचारधारा हमेशा ये बात करती है कि क्या किसी सिद्धांत में महिलाओं के अधिकारों की बात की गई, क्या महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं, उनकी बात की गई, क्या महिलाओं के अधिकारों की बात की गई। नारीवादी दृष्टिकोण ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नारीवादी दृष्टिकोण, देखिए मुख्य बात यह है कि पुराने समय के ज़्यादातर नारीवादी जो दृष्टिकोण है उनके अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए पुराने समय के ज़्यादातर दार्शनिक पुरुष थे। उन्होंने समाज, राज्य, स्वतंत्रता, अधिकार जैसी बातों में महिलाओं की भूमिका को लगभग नज़रअंदाज किया। इसलिए उनके सिद्धांत कई बार महिलाओं को हाशिए पर रखते हैं। यह व्याख्या पूछती है, मतलब ये जो नारीवादी व्याख्या है ये पूछती है क्या ये सिद्धांत महिलाओं को बराबरी देते हैं या नहीं। इस हिसाब से ये अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि कोई बुक है, ठीक है, कोई एक किताब है, ठीक है, किसी दार्शनिक की। अब उसका अध्ययन अगर नारीवादी कोई लेखक दार्शनिक कर रहा है, नारीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अगर कोई व्यक्ति उस टेक्स्ट की व्याख्या करना चाहता है तो वो ऐसे करेगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या इस सिद्धांत में, इस टेक्स्ट में महिलाओं को बराबरी देने की बात की गई है या नहीं, ठीक है। इसका उद्देश्य, ये जो नारीवादी दृष्टिकोण है इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के अनुभव, उनकी समस्याएं और उनके दृष्टिकोण को राजनीतिक विचारों का हिस्सा बनाना, उन जगहों की पहचान करना, ठीक है, उन जगहों की पहचान करना जहां महिलाओं को जानबूझकर या अनजाने में पीछे रखा गया है, उन सिद्धांतों को ढूंढना जहां पर ये देखना कि महिलाओं की क्या स्थिति है, ठीक है, महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया गया या नहीं दिया गया, ठीक है, उनको बराबरी का स्थान दिलाने की बात करना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे विचारों को महिलाओं की दृष्टि से फिर से परखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। तो आपको नारीवादी दृष्टिकोण भी समझ में आया होगा। अब देखिए एक है उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या। तो आप देखिए ये जो समझने का ये जो तरीका है, किसी टेक्स्ट को समझने का ये जो तरीका है, ये क्या है। तो देखिए यह दृष्टिकोण कहता है कि दुनिया, इतिहास और विचार किसी एक स्थायी सत्य पर नहीं टिके, सब कुछ बदलने वाला, अनेक अर्थों वाला और संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट पर आधारित है। भाषा और पाठ का अर्थ स्थिर नहीं होता। मतलब यह है कि ये जो दृष्टिकोण है इसका कहना है कि मान लीजिए कि 500 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया, जो सिद्धांत दिए गए, ठीक है, उसका अर्थ आज के समय पे अलग होगा। ये इसका कहना ये है। और आज से कुछ 100 साल बाद या कुछ समय बाद फिर इसका अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं इनका कहना होता है कि समय के साथ शब्दों का अर्थ बदलता है, जिससे कि जो पाठ है उसका भी अर्थ बदल जाता है।
मतलब ये कहते हैं कि दुनिया में जो मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्स्ट वगैरह हैं, अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट वगैरह हैं इनके अगर हम अर्थ की बात करें तो ये अलग अलग ये संदर्भ के हिसाब से इनके अर्थ होते हैं कि किस परिस्थिति में कोई टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है, तो वो उसी संदर्भ के अनुसार समझा जा सकता है। और अगर हम आज के समय पे समझते हैं तो समय के अनुसार हम देखते हैं कि सब शब्दों का अर्थ बदलता है, ठीक है, जिससे कि संदर्भ भी बदलते हैं, अर्थ भी बदलता है, व्याख्या भी किसी टेक्स्ट की बदलती है। तो ये उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण था। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों गौरव ग्रंथ या जो पाठ है, जो टेक्स्ट है, उसकी व्याख्या से संबंधित जो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, जो अलग अलग थॉट्स थे, उपागम थे, इसको हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।